नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने सांसद सदस्य के तौर पर शपथ ली है। वे अपने पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में स्थित संसद भवन पहुंची थी। सदन की शपथ लेने के बाद डिंपल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल ने बीजेपी के रघुराज साकी को 2,88,461 वोटों से हराया था। मैनपुरी सीट के लिए लगाया गया बीजेपी का सारा सियासी गणित फेल हो गया था। अपनी जीत के बाद डिंपल ने कहा था, मैनपुरी की जनता और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें समर्थन दिया है। मैनपुरी की जनता ने इतिहास रचा है। यह जीत नेताजी की जीत है और हमारी यह जीत नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हें समर्पित है। डिंपल यादव की जीत के बाद एक बड़ा घटनाक्रम और हुआ था। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का सपा में विलय कर दिया था। सैपई में अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की थी और एसपी चीफ ने उन्हें पार्टी का झंडा थमा दिया था। इस मौके पर सपा और प्रसपा के सैकड़ों समर्थकों ने खूब तालियां बजाई थी। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। यह पहली बार है जब हिमाचल प्रदेश में किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया हो। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 10 दिन में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। अब मंत्रिमंडल विस्तार में भले ही समय लगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का फैसला 10 दिन के भीतर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता को जो गारंटी दी है उसे पूरी करने के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली कैबिनेट में हम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस विधायकों की बैठक में फैसला लिया गया है कि हिमाचल भवन सदन में जो जनता से पैसा लिया जाता है वही विधायकों से लिया जाएगा। विधायक आम नागरिक की तरह सब बकाया भुगतान करेंगे। विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से वापस लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पटेल का यह लगातार दूसरा कार्यकाल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। सीएम के साथ ही 16 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें से 8 कैबिनेट रैंक के हैं। इनमें 11 पूर्व मंत्री शामिल हैं। हाल में संपन्न हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से रिकॉर्ड 156 सीट जीती है। यह गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लगातार 7वीं जीत है। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी गहमा गहमी देखने को मिली है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को विपक्षी नेताओं से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का मुद्दा उठाया है। आप सांसद ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आप सांसद ने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां जानबूझकर विपक्ष को परेशान कर रही। संजय सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पर मारे गए हैं और मात्र 10 लोगों को ईडी दोषी साबित कर पाई है, यानी कि मात्र 0.5% इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी के सवाल के जवाब में सरकार ने खुद आंकड़ा दिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ वृंदावन पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर दोनों ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर ठाकुर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो लोगों के सपने पूरे नहीं करता है, लोगों के सपने तोड़ता है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अभी कोई बाजार नहीं बचा हुआ है जहाँ पर व्यापारी के यहाँ जीएसटी का छापा नहीं पड़ा होगा। यहाँ कैसे जीएसटी का कानून बनाया है जिसमें इतने संशोधन करने पड़े हैं। व्यापारियों का भी बीजेपी से भरोसा उठता जा रहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है। वह नफरत करके राजनीति करना चाहते, वह लोगों को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं। वह कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और सबको गरीब बनाना चाहते हैं। जब उन्हें वोट चाहिए उस समय रिफाइन और चावल दे रहे थे और गेहूँ दे रहे थे। वोट मिल गया तो सब साफ कर दिया है।
बीजेपी के एक सांसद ने राज्यसभा में सोमवार को दावा किया कि 2000 रुपये के नोटों का आपराधिक गतिविधियों व अवैध व्यापार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा, लिहाजा सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से बंद कर देना चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा, बाजार में गुलाबी रंग के 2000 रुपये के नोटों का दर्शन दुर्लभ हो गया है, एटीएम से नहीं निकल रहा और अफवाह है कि यह अब अवैध हो रहा है। उन्होंने सरकार से इस बारे में स्थिति साफ करने की मांग की है। मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत 500 और 1000 रुपये के नोटों को अवैध घोषित कर चलन बाहर कर दिया गया था। सरकार ने कुछ दिनों के बाद उनकी जगह पर 500 रुपये और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए थे। मोदी ने दावा किया है कि पिछले 3 साल से भारतीय ने 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी है और बड़ी संख्या में 2000 रुपये के नकली नोट जब्त भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। एक सभा को संबोधित करते हुए राजा पटेरिया ने कहा, पीएम मोदी की हत्या करने के लिए तैयार हो। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। राजा पटेरिया ने कहा है कि मोदी जाति, धर्म और भाषा के आधार लोगों को बांट देगा। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को भावी जीवन खतरे में है। संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहना होगा। इस मामले में एसपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। रूस पर लगाम कसने के लिए पश्चिमी देशों ने राइसिन ऑयल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगा दिया है। बैन के बावजूद भारत बिना डरे हुए रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात कर रहा है। एनर्जी कार्गो ट्रैक्टर वोल्टेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने लगातार दूसरे महीने रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है। ऑयल सप्लाई के मामले में रूस ने इराक और सऊदी अरब जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2021 से 2022 में रूस की हिस्सेदारी महज 0.20% थी। नवंबर में भारत के ऑयल इंपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 20% पर पहुंच गई है। नवंबर महीने में रूस ने भारत को रोजाना 90,09,403 बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति की है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।